महाजनपद। भारत में महाजनपदों का उदय कैसे हुआ? मुख्यतः हमने उत्तर वैदिक काल में देखा था कि जब आर्य आए, आर्यों ने कबीले बनाए, कबीलों से गांव बना, गांवों से विश्व बना और विश्व से जन बना। तो उत्तर वैदिक काल के आते आते, उत्तर वैदिक काल में आते आते जो जन थे, उन जनों में कुछ जन शक्तिशाली हो गए और कुछ जन जो थे वो शक्तिहीन रह गए। तो कई जनों की स्थापना हुई, कई जन बने। अब जनों को बनने के बाद में इन जनों से ही आगे चलकर जो वृहद और शक्तिशाली जन हुए, वे आगे चलकर महाजनपद कहलाने लगे। और बाकी इनके महाजनपदों के अलावा भी कुछ जनपद थे जो कि छोटे छोटे थे और जो शक्तिहीन थे, जिनमें शक्तियां नहीं थी। तो ये जो महाजनपद हुए, ये शक्तिशाली जनपद थे। और इन शक्तिशाली जनपदों की हमें जानकारी जो प्राप्त होती है महाजनपदों की, वो अलग अलग ग्रंथों से अलग अलग जानकारियां प्राप्त होती है। इनकी संख्याओं को लेकर भी अलग अलग संख्याएं बताई गई है, लेकिन उनमें अलग अलग संख्याएं बताने के बावजूद भी उनमें क्या सामंजस्यता नहीं है, नामों को लेकर एक रूपता नहीं है। लेकिन जो एक बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय और एक जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र। अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र से हमें भारत में 16 वृहद महाजनपदों की जानकारियां मिलती है। तो आगे देखते हैं कि 16 महाजनपदों को कैसे, भारत में कौन सा जनपद कहां पर विस्तृत था। भगवती सूत्र कहां पर स्थित था? इस प्रकार यह भारत का एक काल्पनिक मैप है। इसके अंतर्गत सबसे पहला यह भारत का वर्तमान काल्पनिक मैप है। अगर इसमें हम देखें तो प्राचीन काल में भारत ऐसा नहीं था। भारत जो था वह संपूर्ण, यहाँ तक हिमालय विस्तारित है, लेकिन भारत यहाँ से लेकर ये जो क्षेत्र था पूरा, अफगानिस्तान पाकिस्तान का जो क्षेत्र था, यह भी भारत में सम्मिलित था। तो यहाँ पर जो पहला जो जनपद था वह था यहाँ गांधार। अफगानिस्तान जनपद जो था वह था गांधार। इसकी जो राजधानी थी वह थी तक्षशिला। यहाँ गांधार था, गांधार और इसकी राजधानी जो थी वह थी तक्षशिला जो थी। यह गांधार जो महाजनपद था, यह अफगानिस्तान के पूर्वी भाग और पाकिस्तान के पश्चिमी भाग में स्थित था। इसकी जो राजधानी तक्षशिला है, यह विद्या का मुख्य केंद्र था और इसकी स्थापना रामायण से पता चलता है कि जो तक्षशिला की स्थापना भरत के पुत्र तक्ष ने की थी। तो इस तरह से यह जो महाजनपद था, यह वर्तमान अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य था। यह पेशावर प्लस जो रावलपिंडी का क्षेत्र है वहां पर स्थित महाजनपद था। यह विद्या का केंद्र था। यहाँ पर बौद्ध धर्म की भी शिक्षाएं दी जाती थी, इसीलिए इसकी जानकारी अंगुत्तर निकाय से भी हमें मिलती है। महाभारत ग्रंथ के अंदर एक नाम है मामा शकुनी का, तो उन्हें अक्सर गांधार नरेश शकुनी कहकर बुलाया जाता है। तो जो गांधार नरेश शकुनी के आगे जो गांधार लगता है ना, वह यही गांधार महाजनपद था। क्योंकि महाभारत स्वयं भी एक महाजनपद का हिस्सा है, इसीलिए गांधार नरेश शकुनी कहा जाता है। तो यह गांधार यहीं पर स्थित था। इसके बाद अगला जो महाजनपद है वह यहाँ
कश्मीर और पाकिस्तान जो पीओके है उस क्षेत्र में शामिल था। यहाँ पर था कंबोज, कंबोज जिसकी राजधानी जो थी वह थी हटक या राजपुरा, राजपुरा। ये जो कंबोज था, कंबोज और गांधार इन दोनों के जो संबंध थे उनकी जानकारी भी मिलती है। कंबोज घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था, घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। इस प्रकार से ये दो महाजनपद यहाँ पर थे। आगे चलते हैं तो आगे जब हम चलते हैं तो बढ़ते हैं तो यहाँ का जो क्षेत्र है, यहाँ पे है दिल्ली, ये एमपी यहाँ पे। इस तरह से मध्य प्रदेश है। यहाँ ये गुजरात का क्षेत्र हो गया, ये गुजरात का क्षेत्र हो गया, और ये हो गया राजस्थान। यहाँ पर हो गया दिल्ली, और ये हो गया पंजाब हरियाणा। तो ये जो दिल्ली क्षेत्र था यहाँ पर भी एक महाजनपद था, वह था कुरु, कुरु महाजनपद था। कुरु की जो राजधानी थी वह थी इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ। कुरु जो महाजनपद था यह इंद्रप्रस्थ, जो दिल्ली का पुराना नाम भी इंद्रप्रस्थ है। तो इसका जो वर्तमान क्षेत्र अगर हम देखें तो हरियाणा, हरियाणा प्लस जो मेरठ और दिल्ली, इन तीन क्षेत्र इसमें शामिल थे। वहीं कुरु इंद्रप्रस्थ की अगर हम बात करें तो इंद्रप्रस्थ जो पांडव थे, पांडवों ने इंद्रप्रस्थ को एक राज्य बनाया था। उसको पूरी तरह से खांडव वन को साफ करके वहां इंद्रप्रस्थ बनाया था। तो वहीं एक महाजनपद इंद्रप्रस्थ या कुरु भी था। कुरु से अगर नीचे आए यहाँ पर तो ये राजस्थान के जयपुर, भरतपुर और अलवर, इन क्षेत्रों में यहाँ पर एक महाजनपद था जिसका नाम था मत्स्य, जिसकी राजधानी थी विराटनगर, विराटनगर। मत्स्य जो महाजनपद था, जो पांडवों ने अपना जो अज्ञातवास जो बिताया था वह मत्स्य में ही बिताया था। विराटनगर मत्स्य में ही अपना अज्ञातवास का जो 1 वर्ष था वह बिताया था। यह क्षेत्र वर्तमान राजस्थान में जो जयपुर, अलवर और भरतपुर क्षेत्र में शामिल है। वहीं हम आगे चलते हैं तो जो यहाँ से जो यूपी का क्षेत्र था, ये जो यूपी क्षेत्र था यहाँ से, या यूपी क्षेत्र, ये जो यूपी था, यूपी में महाजनपद 4 से 5 महाजनपद यूपी, अकेले यूपी का जो वर्तमान क्षेत्र है वहां पर हुए। जिसमें से जो प्रथम क्षेत्र था यूपी का वह था यहाँ पर हिमालय की तलहटी में, जिसे सुरसेन कहते हैं, सुरसेन महाजनपद हुआ। इसकी जो राजधानी थी वह थी मथुरा। तो मथुरा के आसपास का जो क्षेत्र था वह सुरसेन के अंतर्गत आता है। सुरसेन एक शक्तिशाली महाजनपद था। इसके बाद में जो अगला महाजनपद था वो वहीं था। सुरसेन के बाद में यहाँ पर महाजनपद था पांचाल, जिसकी राजधानी थी काम्पिल्य। जो पांचाल महाजनपद था इसकी राजधानी, 2 राजधानी थी। तो इसकी एक राजधानी काम्पिल्य थी और एक अहिच्छत्र थी। जो उत्तरी राजधानी थी वह अहिच्छत्र थी और दक्षिणी राजधानी इसकी काम्पिल्य थी। पांचाल महाजनपद जो है इसका महाभारत में, जैसे कि हम देखते हैं कि जो द्रौपदी थी, द्रौपदी को अर्जुन पांचाली कह के बुलाता था। तो पांचाली पांचाल नरेश की पुत्री थी। पांचाल नरेश जो पांचाल थे, वो पांचाल जो महाजनपद था यही के वह राजा थे। तो इस तरह से इसकी जानकारी वहीं से मिलती है। जो पांचाल जो जनपद है यह अवध के पास का क्षेत्र का है।
वहीं अगला जनपद जो था वह था कौशल। कौशल जिसकी राजधानी थी श्रावस्ती। श्रावस्ती। कौशल महाजनपद अवध क्षेत्र में स्थित था और इसकी जो राजधानी थी यह थी श्रावस्ती थी। वहीं अगला जनपद जो था वह था मल्ल जिसकी राजधानी थी कुशीनगर। कुशानगर या कुशीनगर, कुशीनगर, मल्ल। और अगला जनपद जो था वह था काशी। काशी जिसकी राजधानी थी वाराणसी। वाराणसी। अब ये जो पास पास के जो जनपद थे सूरसेन, पांचाल, कौशल, मल्ल या काशी, इनमें आपस में संघर्ष होते रहते थे। इसमें से जो पांचाल और जो कौशल था यह शक्तिशाली महाजनपद थे। तो शक्तिशाली महाजनपद थे, इनमें जो छोटे छोटे जनपद थे उन जनपदों को हथियाने के लिए इनमें आपस में भी संघर्ष होता रहता था। इसी तरह काशी आगे चलकर एक शक्तिहीन जनपद के रूप में सामने आया। तो शक्तिहीन होने के बाद में इसे हासिल करने के लिए यहाँ का जो यहाँ पर एक और जनपद था वत्स। वत्स वत्स जनपद था जिसकी राजधानी थी कौशाम्बी। कौशाम्बी। यहाँ एक राजा था उदयन। उदयन जो राजा था वह काशी को लेकर इसका आपस में संघर्ष होता रहता था। वहीं जो यहाँ जो उदयन जो राजा था, इस राजा का संघर्ष, यहाँ पर एक जनपद था उज्जैन। यहाँ पर एक जनपद था अवंती। अवंती जिसकी दो राजधानियां थी। जिसे वर्तमान समय में जो उज्जैन क्षेत्र है, उज्जैन ही प्राचीन अवंती था और इसकी दो राजधानियां थी। जो इसकी उत्तरी राजधानी थी वह थी उज्जैनी और इसकी जो दक्षिणी राजधानी थी वह थी महिष्मती या महेश्वर। महिष्मती यह आधुनिक जो महेश्वर है खरगोन जिले में, वो इसकी दक्षिणी राजधानी थी। तो जो वत्स का जो वत्स यहाँ जो वत्स राजा था, वत्स राजा जो था उदयन, उसके और इसके बीच में काफी संघर्ष होता रहता था। तो इन संघर्ष होता रहता था। वहीं बीच में यहाँ पर एक और जनपद था चेदी। चेदी यह जो महाजनपद था चेदी, यह आधुनिक जो वर्तमान उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश है, उन दोनों के क्षेत्र में जो बुंदेलखंड क्षेत्र है, इस बुंदेलखंड और बघेलखंड के जो क्षेत्र है, इस बुंदेलखंडी क्षेत्र में विस्तृत था। तो यह यूपी और एमपी दोनों में शामिल है। इसकी राजधानी जो थी वह थी शक्तिमती। शक्तिमती। यहाँ चेदी की एक और शाखा जो थी वह यहाँ बंगाल में स्थापित की गई। बंगाल और उड़ीसा क्षेत्र में यहाँ पर की गई। जिसे कलिंग जो क्षेत्र था, कलिंग के जो चेदी थे वह चेदी यहीं के थे। जो बुंदेलखंड के जो चेदी थे या चेदी जनपद के जो चेदी थे वे यहीं के चेदी थे। जो चेदी जनपद है, चेदी जनपद का जो राजा था वह था शिशुपाल। जिसे महाभारत में उल्लेख आता है कि जब युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ किया जाता है तो उस यज्ञ में एक व्यक्ति को आमंत्रित किया जाता है, वह होता है शिशुपाल। शिशुपाल जो होता था वह उसने कृष्ण का काफी विरोध किया था और कृष्ण ने कहा था कि जब 100 पाप इसके पूरे हो जाएंगे तो मैं इसकी गर्दन काट दूंगा। तो वही शिशुपाल यहाँ का चेदी का राजा था। आगे चलकर इसकी शाखा कलिंग में स्थापित हुई। कलिंग का जो चेदी राजा हुआ खारवेल ने एक अभिलेख बनाया, हाथी गुम्फा अभिलेख। खारवेल का एक अभिलेख था हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख। इस अभिलेख में ही सर्वप्रथम भारत नामों उल्लेख हुआ है। इससे पहले कहीं पर भी भारत का नाम प्राप्त नहीं होता है, लेकिन हाथी गुम्फा अभिलेख से ही भारत का नाम सर्वप्रथम भारत उल्लेख होता है। वहीं आगे अगर बढ़ते हैं हम तो बिहार, ये जो बिहार क्षेत्र था,
यूपी के बाद जो यहाँ से ये जो बिहार क्षेत्र था, यहाँ पर 3 जनपद हुए, 3 जनपद, जिसमें से मध्य में हुआ अंग। अंग एक शक्तिशाली जनपद था। ये जो अंग था, ये जो वर्तमान क्षेत्र में जो मुंगेर और बिहार का जो मुंगेर और भागलपुर क्षेत्र है, वहां पर विस्तृत था। हमने वहां पर विस्तृत था। और अंग की जो राजधानी थी वह थी चंपा। अंग की राजधानी चंपा थी। वहीं हिमालय की तलहटी में आगे चलते हुए जो ऊपर अंग के जो दक्षिण में उत्तर में जो एक और महाजनपद था, वह था वज्जी, जिसकी राजधानी थी वैशाली। अब इसमें से जो वज्जी और मल्ल, जो ये 2 महाजनपद थे, असल में यह संघ थे। कुछ जनपदों को मिलाकर संघ बने हुए थे। जो वज्जी संघ था, यह गणतंत्रात्मक था। गणतंत्रात्मक संघ था। आगे चलकर इन संघों से ही निकलकर गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी जैसे महान दार्शनिकों का प्रादुर्भाव भी होता है। ये जो वज्जी था, यह 8 लोगों का संघ था, 8 गणों का संघ था, और यह गणतंत्र होता था। वहीं यहां पर एक और संघ था, आखिरी का मगध। सभी महाजनपदों में जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद हुआ, वह हुआ मगध में मुख्यतः हर्यक वंश के जो राजा थे, हर्यक वंश का राजा बिंबिसार का राज्य था यहाँ पर गौतम बुद्ध के समय पर। आगे चलकर ये जो मगध है, मगध से जैसे महाभारत में हम देखते हैं कि जब राजसूय यज्ञ किया जाता है पांडवों के द्वारा, तो 100 राजाओं को बंदी बनाने वाला एक राजा था, मगध का राजा जरासंध। तो जरासंध से उसे छुड़ाया जाता था। तो वो जो मगध है, वो यही मगध है। जो जरासंध जो था, महाभारत में जो जरासंध जिसे बताया गया है जो था, वो मगध का ही राजा था। मगध आगे चलकर बहुत शक्तिशाली बना, और शक्तिशाली होने के साथ ही मगध की जो राजधानी थी, यह थी राजगृह या आगे चलकर पाटलिपुत्र हो गई। पाटलिपुत्र, जिसे आधुनिक पटना कहते हैं, जो वर्तमान पटना है, वही प्राचीन पाटलिपुत्र है। तो इसकी राजधानी राजगृह, पाटलिपुत्र या पटना रही है। मगध जो था, आगे चलकर यह सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना। और इसके जो आसपास के जनपद थे, जैसे कि अंग और वज्जी, इनसे इसका लगातार संघर्ष होता रहता था। संघर्षों के तहत ही मगध ने अंग और वज्जी को अपने में मिला लिया। आगे उन्हें भी हम देखेंगे। वहीं आगे यहाँ पर देखा जाए तो ये जो दक्षिण भारत है, यहाँ से महाराष्ट्र होता है, और महाराष्ट्र के क्षेत्र में ही महाराष्ट्र और तमिलनाडु, यहाँ पर ये महाराष्ट्र हो गया और यहाँ तमिलनाडु। यहाँ पर एक और महाजनपद था, वह था अशमक, जिसकी राजधानी थी पोतली या ऐसी राजधानी थी। इस प्रकार से भारत में 16 महाजनपद हुए, जिनकी अपनी अपनी अलग अलग विशेषता थी। आगे चलकर भारत की जो राजनीति का मुख्य केंद्र है, वह मगध हुआ, क्योंकि मगध ने ये जो क्षेत्र थे, इनको जीत लिया। अब ये जो अवंती, यहाँ पर उज्जैन के जो मध्य प्रदेश का जो उज्जैन है, जहां मैं अभी खड़ा हूं, उज्जैन, यहाँ पर एक जनपद हुआ अवंती, और अवंती की 2 राजधानियां थी। लेकिन यहाँ का जो राजा था प्रद्योत, वह एक शक्तिशाली राजा था। यहाँ तक कि जो बिंबिसार था, या मगध का जो राजा बिंबिसार के बाद में यहाँ अजातशत्रु हुआ। ये अजातशत्रु ने लगभग सभी महाजनपदों और जनपदों को जीता था। लेकिन जो ये प्रद्योत था अवंती का, यह इतना महत्वाकांक्षी था, इतना ताकतवर या शक्तिशाली था कि इसके डर के कारण अजातशत्रु ने मगध में अपने किले की किलेबंदी, यानी कि दीवारों से उसे बंद करवा दिया था, किलेबंदी करवाई थी।
तो यहाँ का जो राजा है यह काफी, ऐसा कहा जाता है कि उस समय का सबसे प्रतापी राजा अगर कोई था तो वह था प्रद्योत, अवंती का प्रद्योत, यानी कि उज्जैन का जो चंड प्रद्योत था वह राजा था। चंड प्रद्योत जो राजा था यह था। इस अवंती के जो चंड प्रद्योत थी, इनकी माँ ने, इनकी एक माता जी थी, इनकी माता जी ने गौतम बुद्ध को उज्जैन आने के लिए आमंत्रित किया था, किंतु गौतम बुद्ध उस समय बीमार थे तो वह आ नहीं पाए। लेकिन जिस व्यक्ति को इन्होंने बुद्ध को लेने के लिए बुलाया था, भेजा था, उसको भगवान बुद्ध या गौतम बुद्ध ने शिक्षा दीक्षा देकर उसे एक भिक्षु बना दिया, भिक्षु बना दिया, भिक्षु बना दिया। जब वह यहाँ पर आए तो यहाँ का जो राजा था चंड प्रद्योत, इसे भी बौद्ध धर्म का अनुयायी बना दिया। और जब यह भिक्षु की मृत्यु हुई तो इसके अस्थि पंजरों को संभाल कर एक रखा गया और उस पर एक विहार या एक ये कहें कि एक स्तूप बना दिया, स्तूप बना दिया गया, स्तूप बना दिया गया। यह स्तूप जो कानीपुरा है, वर्तमान में जो कानीपुरा है, प्राचीन काल में उसे कंचन वन कहा जाता था, कंचन वन, कंचन वन, कंचन वन कहा जाता था। तो कंचन वन अर्थात कानीपुरा में जो दो टीले दिखाई देते हैं, वे टीले वही स्तूप है जो इस भिक्षु के अस्थि पंजरों को उन स्तूपों के अंदर सुरक्षित रखा गया है। यह बौद्धों के लिए एक तीर्थ स्थल के समान है। इसी तरह से 16 महाजनपदों की हमने जानकारियां देखी। इनमें 16 महाजनपदों में 4 सबसे शक्तिशाली महाजनपद हुए, जिनमें से एक था अवंती, दूसरा था मगध, दूसरा था मगध, तीसरा था पांचाल और कौशल। ये जो महाजनपद हुए ये सबसे शक्तिशाली महाजनपद हुए। इन चारों के आगे पीछे ही उत्तर भारत की जो राजनीति थी वह घूमती रहती है। वहीं दक्षिण भारत में केवल जो ये अश्मक है, यह एकमात्र जनपद था जो कि दक्षिण भारत में था। बाकी ये जो क्षेत्र था यह भारत में कह सकते हैं, लेकिन उस समय में यह भारत के, और यहाँ की बात करें तो भारत जो था यह अफगानिस्तान, ईरान तक फैला हुआ था। इस प्रकार से भारत का यह क्षेत्र आता था। ये भारत का जो क्षेत्र था वो ऐसा था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि आगे भारत की राजनीति कैसे चलती है और आगे जाकर महाजनपद के रूप में मगध कैसे उभरता है। उत्तर भारत की राजनीति में 16 महाजनपदों के अंदर 4 जो महाजनपद थे वह सबसे शक्तिशाली थे, जिनमें से यहाँ पर जो कौशल था, एक हुआ कौशल, उसके बाद में यहाँ पर एक जो था वत्स, और यहाँ जो था वह था अवंती। कौशल, वत्स, अवंती, और यहाँ बीच में दोनों के यहाँ पर था मगध। इस प्रकार से ये 4 महाजनपद थे। इन 4 शक्तिशाली महाजनपदों में अन्य महाजनपद और जनपदों को लेकर कई विवाद होते रहते थे। तो जो वत्स था, वत्स का यहाँ का जो राजा था वह था वत्सराज या उदयन था। यह जो राजा था यह बड़ा ही शक्तिशाली राजा था। वत्स बड़ा शक्तिशाली महाजनपद था, लेकिन इसके पूर्व में यहाँ पर मगध था और ये पश्चिम में यहाँ अवंती था। तो ये दोनों भी बड़े शक्तिशाली महाजनपद थे, इनसे टकराना भी मुश्किल था। तो वत्सराज ने अपने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। वत्सराज उदयन ने वैवाहिक संबंध स्थापित किए अवंती और मगध के साथ में। यहाँ पर था काशी, वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए, लेकिन वैवाहिक संबंध तब तक चले जब तक कि उदयन था। इसके बाद जो इसके उत्तराधिकारी हुए उस समय पर यह मगध को न सहन सके और मगध का जो आधिपत्य था वत्स पर हो गया। वहीं देखा जाए कौशल, तो कौशल का नरेश था उस समय गौतम बुद्ध के समय समकालीन यहाँ का जो नरेश था वह था प्रसेनजीत। प्रसेनजीत जो था ये भी एक शक्तिशाली राज्य था। प्रसेनजीत यहाँ का जो राजा था वह भी एक शक्तिशाली राजा था। तो यहाँ पर जो काशी था, इस काशी को लेकर मगध और इनके बीच में विवाद होता रहता था। मगध और कौशल के बीच विवाद होता था, मगध और वत्स के बीच विवाद होता था। तो जो कौशल था
कौशल ने मगध के साथ विवाद तो हुआ, लेकिन फिर भी जो काशी था, काशी पर कौशल ने अधिकार कर लिया। काशी के साथ ही यहाँ पर जो मल्ल जो थे, मल्ल और जो शाक्य थे, उन पर भी कौशल ने अधिकार कर लिया। कौशल का राजा प्रसेनजीत था, इसने मगध के साथ कई वैवाहिक संबंध स्थापित किए। यहाँ का जो राजा था अजातशत्रु, अजातशत्रु, उसके साथ वैवाहिक संबंध किए। यहाँ का जो प्रसेनजीत राजा था, प्रसेनजीत, इसने अपनी बेटी वजीरा का विवाह किया था इसके साथ में, वजीरा का विवाह। प्रसेनजीत की जो बेटी थी वजीरा, उसका विवाह अजातशत्रु से किया था। इसका विवाह अजातशत्रु से किया था, लेकिन ये वैवाहिक संबंध तब तक चले जब तक कि ये लोग रहे। जैसे ही प्रसेनजीत के उत्तराधिकारी हुए तो उत्तराधिकारी अयोग्य निकले, और जो मगध था यह एक शक्तिशाली जनपद के रूप में उभरता गया, और इतना शक्तिशाली जनपद हो गया कि जो कौशल की शक्ति थी इसके सामने छोटी लगने लगी, और एक समय के बाद में मगध ने कौशल पर भी अधिकार कर लिया। अब ये 3 महाजनपदों को मगध ने अपने अंदर मिला लिया, लेकिन एक महाजनपद जो कि दूर था यहाँ पर, अवंती, इस पर भी इसकी नजर थी। लेकिन यहाँ पर राजा था चंडप्रद्योत, यह बड़ा ही प्रतापी राजा था, महत्वाकांक्षी राजा था, प्रतापी राजा था। तो इसका इतना भय था कि जिस मगध ने बाकी शक्तिशाली महाजनपदों को जीता था, उस मगध का जो राजा था अजातशत्रु, यह भी इस चंडप्रद्योत के कारण भयभीत रहता था, और इसके भय के कारण इसने मगध की किलेबंदी भी करवा दी थी। मगध की जो किलेबंदी थी, यहाँ किलों के सामने दीवार चुनवा दी थी या बनवा दी थी, चंडप्रद्योत के आक्रमण के डर से। लेकिन जैसे चंडप्रद्योत की मृत्यु हुई और उसके बाद इसके उत्तराधिकारी हुए, तो वह उत्तराधिकारी अयोग्य हुए, और अयोग्य होने के बाद में मगध ने अंग, और अंग के बाद में अवंती को भी अपने में मिला लिया। इस प्रकार से जो मगध था वह सभी महाजनपदों को अपने में मिलाता गया और एक बृहद महाजनपद बनता गया, और महाजनपद बनते बनते यह इतना बड़ा महाजनपद बन गया कि आगे चलकर यह एक साम्राज्य बन गया, एक साम्राज्य बन गया। और साम्राज्य बनने के बाद यह भारत की राजनीति का मुख्य केंद्र बन गया। इस तरह से अब आगे की भारत की जो राजनीति है वह मगध को केंद्र में लेकर चलेगी, इस तरह से हम देखते हैं कि मगध कितना शक्तिशाली राज्य हो गया। अब ये जो दूसरे जो महाजनपद थे, जनपद थे, इन जनपदों का भी 2 भाग है। जैसे कि इन जनपदों में भी उस समय भी कुछ थे, में भी कुछ जनपद थे वह थे गणतंत्रात्मक, और कुछ जो जनपद थे वह थे राजतंत्रात्मक। गणतंत्रात्मक और राजतंत्रात्मक। गणतंत्र का मतलब होता है कि जिस राज्य का राष्ट्राध्यक्ष जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है उसे गणतंत्र कहते हैं या गणतंत्रात्मक राज्य कहते हैं। अर्थात वहां का जो राजा होता है या राष्ट्राध्यक्ष होता है, जो भी होता है, वहां का जो प्रमुख होता है राष्ट्र का, वह जनता द्वारा चुना जाता है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। वही राजतंत्र जो होता है, राजतंत्र का अर्थ होता है कि वहां का जो राजा है वह जनता द्वारा नहीं चुना जाता, वहां का जो राजा है वह वंशानुगत होता है। अर्थात यहाँ पर अगर कोई राजा है तो आगे राजा यहाँ कोई और नहीं बन सकता, इस राजा का पुत्र या उसका कोई वंशज ही राजा बनेगा, और कोई राजा बन नहीं सकता, चाहे पुत्र योग्य हो या अयोग्य हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन राजा बनेगा तो सिर्फ पुत्र ही बनेगा। लेकिन यहाँ गणतंत्र में ऐसा नहीं होता है। गणतंत्र में ऐसा होता है कि लोगों की सहमति बनती है और सहमति के आधार पर राजा का चयन होता है। अब राजा कोई भी हो सकता है। तो इस तरह से जो जनपद थे या महाजनपद थे उनका 2 भागों में विभाजन है। तो इन महाजनपदों को जैसे हमने मोटा मोटा देखा, इन्हें आगे हम देखेंगे कि कौन सा महाजनपद गणतंत्रात्मक था और कौन सा महाजनपद लोकतंत्रात्मक था। इन गणतंत्रात्मक जनपदों में से ही कुछ जनपदों से हमें बृहद जानकारियां मिलती है, और उन जनपदों की जो
उनका जो पतन हुआ, उस पतन के भी मुख्य कारण हमें कहीं न कहीं राजतंत्र और जनतंत्र, राजतंत्र और गणतंत्र और साम्राज्यवाद से मिलेंगे, जिसका मुख्य आधार था मगध या मगध जैसे और शक्तिशाली महाजनपद। तो हम आगे देखेंगे कि लोग गणतंत्र और राजतंत्रात्मक जनपदों को देखेंगे। गणतंत्रात्मक और राजतंत्रात्मक जनपदों को हम आगे चलकर देखेंगे।